बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 है वर्क एंड एनर्जी। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी पावर के बारे में। आज आप सीखेंगे पावर क्या होती है, इसका कंप्लीट कंसेप्ट आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 2 पे आप सीखेंगे एवरेज पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, पावर का यूनिट उसको डिफाइन भी करेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे जी पावर का वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन। लास्ट में हम एनर्जी का एक यूनिट जो कि किलोवाट आवर है उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है ये डेरिवेशन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे पावर की। पावर होती क्या है, आप क्लास 9th में सीख कर आए हैं पावर के बारे में। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। किसी भी बॉडी की वक्त के लिहाज से काम करने की सलाहियत को हम उसकी पावर कहते हैं। अगर कोई बॉडी वक्त के लिहाज से ज़्यादा काम कर सकती है तो उसकी पावर ज़्यादा है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि दो लोग हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए वाली बॉडी जो है ये भी 100 जूल वर्क करती है, ये बी जो है ये भी 100 जूल वर्क करता है। और इसने जो टाइम लिया 100 जूल वर्क परफॉर्म करने के लिए 20 सेकंड, लेकिन इसने 25 सेकंड ले लिया आपसे। ओके, अब वर्क दोनों का बराबर है, पावर डिफरेंट है। पावर कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, और रेट तब मिलता है जब आप वर्क को टाइम से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो चलिए इसका रेट निकालते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, 100 जूल वर्क किया, ठीक है, कितने टाइम के अंदर, 20 सेकेंड्स के अंदर। क्या आएगा जी इसका 5 जूल पर सेकेंड। 5 जूल वर्क किया पर सेकेंड, ये इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क है। इसमें देखें जी 100 जूल वर्क किया कितने टाइम में, 25 सेकेंड्स के अंदर। इसका जो रेट आएगा वो आएगा 4 जूल्स पर सेकेंड। अब देखिए वर्क दोनों ने बराबर किया था, 100 जूल 100 जूल, लेकिन वक्त के लिहाज से ज़्यादा काम किसने किया, इसने किया। इसने 5 जूल पर सेकेंड वर्क किया, जबकि इसने 4 जूल पर सेकेंड किया। 5 जूल 1 सेकेंड में, 4 जूल 1 सेकेंड में, तो इसकी पावर डेफिनेटली ज़्यादा है। ठीक है, पावर को हम यूँ डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। यूनिट टाइम के अंदर कोई बॉडी जितना वर्क करती है वो उसकी पावर होती है। जैसे इसने यूनिट टाइम में 5 जूल वर्क किया, इसकी पावर 5 जूल्स पर सेकेंड है। इसने 1 सेकेंड के अंदर 4 जूल किया वर्क, तो इसकी पावर कितनी है, 4 जूल्स पर सेकेंड। ओके, तो बच्चों इसी तरह से, क्योंकि पावर कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो हम वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें पावर मिलती है। इसीलिए जो इसका फार्मूला है वो भी ऐसे ही है, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर को हम P से डिनोट करते हैं, वर्क को W से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T, ये हमारे पास वर्क पावर आ जाती है। ओके, अब इसका जो यूनिट है अभी हमने सीखा था जूल्स पर सेकेंड। ये जो जूल्स पर सेकेंड है ना, इसको हम इक्वल टू होता है ये वाट के, तो इसीलिए हम कहते हैं पावर का जो यूनिट है वो क्या है, वाट। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। ओके जी, तो अब आपने सीख लिया कि पावर होती क्या है, इसका यूनिट भी सीख लिया, और वाट किसके बराबर होता है, जूल्स पर सेकंड के, ये भी सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर, और फिर इन दोनों में आपने फ़र्क भी सीखना है, दोनों में क्या फ़र्क है। चलिए जी देखते हैं जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी एवरेज पावर की। एवरेज पावर क्या होती है, कोई बॉडी जितना वर्क करती है, टोटल वर्क, और जितने टाइम में किया टोटल टाइम, दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाती है जी एवरेज पावर। लेट्स सपोज एक बॉडी है, ठीक है, वो कुछ वर्क कर रही है। 1 सेकंड में उसने 3 जूल वर्क किया, अगले सेकंड में उसने 4 जूल वर्क किया, अगले सेकंड में 5 जूल, नेक्स्ट में 6 जूल, और नेक्स्ट में 7 जूल। अब ये सारा वर्क आप ऐड करें, टोटल वर्क कितना बनता है, 25 जूल। टाइम कितना लगा टोटल, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 5 सेकेंड। तो जो टोटल आपके पास वर्क होता है जो एक बॉडी ने परफॉर्म किया वो कितना है जी, वो है जी हमारे पास 25 जूल। और ये 25 जूल का टोटल वर्क परफॉर्म करने में उसको जो टाइम लगा था वो है 5 सेकेंड। तो आपके पास जो एवरेज वर्क आएगा ना, इसका एवरेज वर्क क्या आएगा, 5 जूल्स पर सेकेंड, या 5 वाट कह लें आप इसको। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास एवरेज वर्क। इसीलिए कहा जाता है टोटल वर्क डेल्टा W डन बाय अ बॉडी इन द टोटल टाइम डेल्टा T इज कॉल्ड एवरेज पावर। ठीक है, अब जरा देखिए एवरेज पावर क्या बता रही है कि वर्क हुआ 5 जूल पर सेकेंड।
कि ये बॉडी 1 सेकंड में 5 जूल वर्क परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये जो एवरेज पावर है ये हमें थोड़ी डिटेल प्रोवाइड नहीं करता। क्योंकि देखा, जब हमने अपने इसको देखा वर्क करने के टाइम, जो हमने सारे का सारा अंडरस्टैंड किया था एग्जाम्पल, उसको हमने देखा तो देखिए 1 सेकंड में ये 3 जूल भी वर्क करती है, ये 1 सेकंड में 7 जूल वर्क भी करती है। काफ़ी डिफरेंस है 3 और 7 में, ठीक है। लेकिन एवरेज हमें ये डिफरेंस नहीं बताती। एवरेज हमें ये बताएगी कि भाई टोटल वर्क और टोटल टाइम को डिवाइड करो, ठीक है। तो यही बता रही है हमें कि हर सेकंड में 5 जूल वर्क हुआ। तो ये एवरेज जो पावर होती है ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, अभी पहले सेकंड के अंदर इसने 3 जूल वर्क किया, एवरेज तो बता रही है कि इसका हर सेकंड में इसका 5 जूल वर्क होगा। तो जब हमें इस तरह डिटेल के साथ इसको देखना होता है वर्क को या रेट ऑफ डूइंग वर्क को, तो फिर हम इंस्टेंटेनियस पावर की तरफ जाते हैं। तो चलिए इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है उसको जान लेते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस निकला लफ्ज इंस्टेंट से। इंस्टेंट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त का बहुत छोटा सा वक्फा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस की पहले डेफिनेशन देख लें, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो भी आपको बता दिया मैंने। रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। ये एवरेज पावर थी, ये टोटल वर्क बाय टोटल टाइम से, यानी आपको एवरेज वैल्यू बता देता है कि भाई पर सेकंड 5 जूल वर्क होता रहा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी एक इंस्टेंट के ऊपर क्या इसका जो है वो पावर क्या है, तो वो इसकी इंस्टेंटेनियस पावर होगी। यानी आप टोटल टाइम नहीं ले रहे इसका, यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम है डेल्टा टी, और यहां से लेकर यहां तक इसका टोटल वर्क है डेल्टा डब्ल्यू, मगर आप किसी एक इंस्टेंट पे चेक करना चाहते हैं। फर्ज कर लें कि आपका वो इंस्टेंट क्या है 1 सेकंड, तो आप यहां पर ना 1 सेकंड का टाइम यहीं पे ले लें जी। ये 1 सेकंड का आपने टाइम ले लिया, ठीक है, 1 सेकंड का, और इस 1 सेकंड में इसने वर्क कितना किया, 3 जूल। अब इसकी जो एवरेज पावर थी वो थी 5 जूल पर सेकेंड। लेकिन जब हमने इस इंस्टेंट पे एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लिया, उस इंस्टेंट पे जब हमने चेक किया तो इसकी पावर कितनी आई, 3 जूल पर सेकेंड आई। तो इसकी इस पॉइंट के ऊपर, इस इंस्टेंट के ऊपर जब हमने इसकी पावर चेक की तो ये 3 जूल पर सेकेंड थी। ये इसकी इंस्टेंटेनियस पावर है जो हमने इस इंस्टेंट पे चेक की। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी और सेकंड पे, यहां पे लास्ट में हम देख लेते हैं एंड पे, इस इंटरवल में 1 सेकंड का टाइम था, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लिया हमने, और उसमें वर्क कितना किया इसने, 7 जूल का वर्क किया। अब इस इंस्टेंट पे 1 सेकंड में इसने 7 जूल का वर्क किया, यहां इसकी पावर 7 जूल पर सेकंड है। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमें ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि वक्त के लिहाज से जो पावर में वेरिएशन है वो भी बता देती है हमें। तो इस इंस्टेंट पे या इस इंस्टेंट पे या कहीं पे, इस इंस्टेंट पे भी आप ले सकते हैं। तो वहां पे करना क्या होता है, आपने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ये चेक करते हैं कि यहां पर आप कितना वर्क हुआ। ये तो मैंने आपको फिर भी एक बड़ा इंटरवल लिया टाइम का, ताकि आपको समझ आ जाए ना, आपको समझने में मुश्किल ना हो, ठीक है। असल में क्या किया जाता है, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम रखा जाता है, और उस टाइम के अंदर हम उसका देखते हैं कि इसने कितना वर्क किया, वो उसकी इंस्टेंटेनियस पावर बन जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अब एवरेज पावर में और इंस्टेंटेनियस पावर में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एवरेज पावर टोटल ओवरऑल बता देती है कि पर सेकंड कितना वर्क हुआ। इंस्टेंटेनियस लम्हा बल लम्हा आपको आगाह करती है कि अब क्या पावर चल रही है, अब क्या पावर चल रही है, अब कितनी पावर चल रही है। यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क जो टाइम के रिस्पेक्ट से किसी भी एक इंस्टेंट पे आप चेक करना चाहते हैं तो वो आपका इंस्टेंटेनियस पावर होगा। ओके, तो इसमें करना क्या होता है, आपने फार्मूला आपका वैसा ही होता है। इसमें क्या किया था, पी के नीचे छोटा सा ए वी लिख दिया था, एवरेज, ठीक है। यहां पर क्योंकि हमारा जो डेल्टा टी टाइम है ये वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होगा, तब ये इंस्टेंट बनेगा। तो हम इस डेल्टा टी के बारे में लिख देते हैं कि लिमिट अप्लाई कर दी हमने इसके ऊपर कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये एरो को पढ़ते हैं हम अप्रोचेस टू जीरो, यानी टाइम इंटरवल इतना शॉर्ट है कि वो जीरो के बराबर तो नहीं है, लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो से करीब करीब है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाती है। ओके, तो याद रखें इंस्टेंटेनियस पावर में क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। यहां पर जो है ना टी टोटल टाइम है, ठीक है। यहां पर टी के बारे में हम साथ में बता देते हैं, लिमिट अप्लाई कर दी कि यहां पर जो डेल्टा टी है वो अप्रोच करता है जीरो को वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं जी इसके यूनिट वाट। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, इसके यूनिट के बारे में, जूल्स पर सेकेंड को हम 1 वाट कहते हैं। तो 1 वाट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी परफॉर्म 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड, कोई भी बॉडी अगर 1 जूल वर्क करती है 1 सेकेंड में तो उसकी पावर 1 वाट होगी। कोई बॉडी अगर 1 जूल वर्क करे 1 सेकेंड में तो उसकी पावर क्या हो जाएगी जी, आपके पास 1 वाट होगी।
ठीक हो गया? ओके जी। उसके बाद ये जो किलोवाट आवर का कंसेप्ट है वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, लास्ट में। अब हम देखते हैं जी पावर का और वेलोसिटी का एक रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो प्रोडक्ट होती है कांस्टेंट फोर्स की और वेलोसिटी की, वो इक्वल टू पावर होती है। यानी पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी वेयर फोर्स इज द कांस्टेंट। यहाँ पावर का वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है। पहले तो ये देखिए क्या ये पॉसिबल है रिलेशन। हमने जो पढ़ा था पावर का फार्मूला वो क्या था, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये भी पता होगा कि वर्क किसके बराबर होता है। जब किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो वो क्या होता है, वर्क होता है, सही है। तो इस W की ना मैं वैल्यू पुट कर देता हूं FD, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है जी, टाइम लिखा हुआ है T, राइट। ओके जी, तो आपने वर्क की वैल्यू पुट कर दी, वर्क इज इक्वल टू FD फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखें इधर, अब यहां पे जो फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया, मैं चले यहां रेफरेंस दे देता हूं, रेफरेंस के लिए वर्क इज इक्वल टू FD, राइट। फिर आप यहां पर देखें कि यहां पर ये क्या है, डिस्टेंस, और नीचे क्या है जी हमारे पास आ जाता है टाइम। तो आपको ये फॉर्मूला भी आता होगा, 9th क्लास में आपने सीखा था, V इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई T, ठीक है। तो ये D और T आप क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, F को अलग कर लें और D के नीचे T को लिख लें। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती करते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि ये T इसके नीचे भी है और उसके नीचे भी, ये दोनों का है। ऐसा नहीं करना बच्चों, याद रहे, अगर आपके पास यूं हो A प्लस B डिवाइडेड बाय C, तो फिर ये C दोनों का है, आप एक नीचे भी C लिखेंगे और B के नीचे भी C लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर आप ये C किसी एक के नीचे लिख सकते हैं, चाहे तो A के नीचे लिखें चाहे तो B के नीचे लिखें, दोनों के नीचे नहीं लिखेंगे। तो मैं इसको, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं T को D के नीचे लिख देता हूँ और मुझे पता है कि ये किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। तो मेरे पास पावर बन जाएगी फोर्स इंटू D बाई टी, क्या बन जाए हमारे पास, वेलोसिटी। सो पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, आपको पावर का फॉर्मूला आता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट D। तो FD आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय क्या था, ये T। तो D बाय T क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। तो सिंपली पावर जो है वो आपके पास किसके बराबर होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अच्छा, अब आप इसको समझना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आपको मैं बता देता हूँ कि देखें, एक मोटर है, उसके अंदर प्रोपेलर होता है जो कि फोर्स लगा रहा होता है, पानी को पुश कर रहा होता है। आपने सुना होगा जी, हमने बड़ी अच्छी पावर की 2 हार्स पावर 3 हार्स पावर की हमने एक मोटर लगाई है, ठीक है। अब वो एक ज़्यादा हार्स पावर की मोटर में और एक हल्की हार्स पावर की या थोड़ी हार्स पावर की मोटर में क्या फ़र्क होता है। जो कम हार्स पावर की मोटर है ना, वो पानी को ज़रा थोड़ी कम वेलोसिटी से बाहर फेंकेगी, और जो ज़्यादा हार्स पावर की होती है वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ बाहर फेंकती है उसको, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि जितनी ज़्यादा पावर की वो मोटर होती है ना, उतना ज़्यादा वेलोसिटी के साथ वो उसको बाहर उठा के फेंकती है, फोर्स जब हमारे पास कांस्टेंट होती है तो, ठीक है। तो यही तो बात हमने पढ़ी थी यहाँ पर कि द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स F एंड द वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। अब यहाँ पर फोर्स जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो पावर का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन बनता है, डायरेक्ट रिलेशन। जो मोटर बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ वाटर को बाहर फेंकेगी उसकी पावर बहुत ज्यादा होगी, और कम पावर की मोटर जो है वो कम वेलोसिटी के साथ वाटर को बाहर फेंकेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल भी आ जाती है उसकी, हमने उसको मैथमेटिकली रिलेट भी कर लिया। ओके जी, ये था पावर का वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन, कि जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो मोटर जो है वो वाटर को बाहर फेंकेगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी एनर्जी का एक यूनिट, वो क्या है जी, किलोवाट आवर। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन होती है कि ये किलोवाट आवर है, वो जब ये देखते हैं कि ये किलोवाट है तो वाट वो समझ लेते हैं, अभी अभी सर ने बताया पावर का यूनिट है, तो फिर वो किधर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं सर ये कैसे एनर्जी है, ठीक है, ये हमें बताएं ये एनर्जी कैसे है, जबकि ये तो वाट लिखा हुआ है इसके अंदर, किलोवाट आवर, एनर्जी कैसे है ये। तो बच्चों पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आपका इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि ये कैसे एनर्जी है। किलोवाट आवर होता क्या है, ये एनर्जी का एक बड़ा यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी। 1 किलोवाट आवर है क्या, ये एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, स्पेंड बाय अ सोर्स ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। फर्ज करो एक बॉडी है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी पावर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी पावर 1 किलोवाट है।
अगर वो 1 घंटे तक काम करता है या 1 घंटे तक चलता है तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितनी एनर्जी वो स्पेंड करेगा, कितनी एनर्जी वो खर्च करेगा, वो एनर्जी बराबर होती है जी किलोवाट आवर के। यानी एक ऐसा बंदा कर लो या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट कर लो जिसकी पावर कितनी है 1 किलोवाट। अब 1 घंटे के लिए जब वो चलता है तो 1 घंटे के लिए वो एक्टिव होने के दौरान कितनी एनर्जी स्पेंड करेगा। 1 किलोवाट आवर का बंदा जो है वो 1 घंटे के लिए अगर काम करता है, ठीक है, तो वो कितना ज्यादा वर्क करता है, वो क्या होगा, वर्क कहलाता है किलोवाट आवर। ठीक है, तो फिर से सुने, किलोवाट आवर क्या होता है, कोई भी हमारे पास कोई डिवाइस है जिसकी पावर कितनी है जी 1 किलोवाट आवर, उस डिवाइस को आप घर में चलाओ बिजली पे, ठीक है, 1 घंटा चलने के बाद वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वो एनर्जी आपके पास क्या कहलाएगी, किलोवाट आवर। अब आपकी मैं ये कंफ्यूजन क्लियर करता हूं कि ये किलोवाट आवर एनर्जी कैसे कह सकते हैं जी हम इसको। देखिए, आपने पावर का कंसेप्ट पढ़ा, पावर क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि वर्क को यहीं पे रखूं ऐसे, ठीक है, और टाइम इस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दूं, तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क आ जाता है, ये पहला रिलेशन। ठीक है, और आपको ये भी पता है, आपने बहुत सारे रिलेशन पढ़े, वर्क और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है, इनके यूनिट्स भी सेम है। वर्क का यूनिट क्या होता है हमारे पास, जॉउल, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जॉउल, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये भी हमने पढ़ा, बॉडी में जितनी एनर्जी होती है उतना ही वो वर्क करती है। ठीक है, समझ गए, और एक बॉडी पे जितना हम वर्क करेंगे उतनी उसमें एनर्जी ऐड हो जाएगी। तो ये सब चीजें आपको पता है, वर्क और एनर्जी को आप इंटर कन्वर्ट भी करते रहे हैं। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर वर्क की जगह इसलिए हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं एनर्जी को, तो एनर्जी जो है ना वो आपके पास वो भी इक्वल हो जाएगी जी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, P टू T वर्क के बराबर है ना, तो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T। बॉडी जितना उस पर वर्क करेंगे उतनी उसमें एनर्जी आ जाएगी, या बॉडी में जितनी एनर्जी है उतना वो वर्क करती है, ये सब जानते हैं। इसी बेस के ऊपर हम लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये कैसे एनर्जी है, किलोवाट, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, किलो एक प्रीफिक्स है यानी 1000 वाट। ठीक है, किलोवाट इज द ग्रेटर यूनिट ऑफ पावर, वाट एक छोटा यूनिट है पावर का। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा किलोवाट के अंदर एनर्जी को मेजर किया जाता है, पावर को मेजर किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इससे भी बड़ा यूनिट अगर हमने यूज़ करें तो वो मेगावाट का हम जो है वो यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े यूनिट्स हैं क्योंकि वाट एक छोटा यूनिट है, तो किलोवाट एक बड़ा यूनिट है तो क्या, किलोवाट क्या है, पावर है, और आवर क्या है, टाइम है। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या बनता है हमारे पास, एनर्जी बनती है, पावर इनटू टाइम। इसलिए मैं इसको कह सकता हूं कि किलोवाट आवर जो है वो एक यूनिट है एनर्जी का। तो किलोवाट आवर कौन सी एनर्जी होती है कि एक सोर्स जिसकी पावर 1 किलोवाट आवर है, अगर वो 1 घंटे के लिए चले तो वो जितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा वो एनर्जी किलोवाट आवर कहलाएगी। ओके, तो ये था छोटा सा कंसेप्ट था किलोवाट आवर का। अब हमने ये देखना है कि 1 किलोवाट आवर जो है वो कितने जूल एनर्जी के बराबर होता है। तो कोई मुश्किल बात नहीं बच्चों, ये भी आसान है। देखें 1 किलोवाट आवर, आपको पता है कि किलो जो है वो एक प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है जी 1000 होती है। ठीक है, और जो आवर है इसको आप सेकंड में चेंज करें, आवर किसके बराबर होता है, 1 आवर इज इक्वल्स टू होता है जी हमारे पास, अब देखें 1 आवर में होते हैं जी 60 मिनट, फिर हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये बन जाता है 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं 1K की जगह पर लिख देता हूं 1000। ठीक है, और साथ में लिख देता हूं वाट मल्टीप्लाई बाय ये क्या है जी आवर, आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकेंड्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए जरा, क्या बनेगा 360000। ठीक है, और ये बन जाएगा जी वाट और ये बन गया सेकेंड। ठीक है, अभी अभी हमने सीखा था यहां पर जो इसका फार्मूला था पावर का, तो पावर के फार्मूले से आपने सीखा था कि भाई ये जो वाट है ना, वाट 1 वाट वो किसके बराबर होता है, जूल्स पर सेकेंड के। ठीक है, अब सेकंड अगर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए तो वाट सेकंड किसके बराबर होगा,
जाउल के बराबर होगा। ये वाट और ये सेकंड मल्टीप्लाई हुए तो क्या बन गया जाउल, 36,000,000 ये बन गया जी हमारे पास जाउल। अब इसको सिंपली आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना चाहते हैं तो कर लें। इसका जो यूनिट सॉरी इसका जो पॉइंट है वो इसमें नहीं है तो एंड पर होगा। तो पॉइंट को इस तरह मूव करें, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 6 स्टेप मूव करें तो पॉइंट से पहला नंबर 1 से 10 के दरमियान आ जाता है। तो ये बन जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, क्योंकि हमने 6 स्टेप इसको इस तरफ मूव किया लेफ्ट साइड पर। साथ में क्या आएगा जूल। तो पता लगा कि 1 किलोवाट आवर जो है वो बराबर होता है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जाउल्स। ठीक है, तो इतने जूल के ये बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं जी 1 किलोवाट आवर is the unit of energy and that is equal to 3.6 multiplied by 10 to the power 6 joule। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।